बच्चों वेलकम बैक वंस अगेन। तो कैसे हो आप सब बच्चों और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है आपके एसेंट एग्जाम के लिए। ओके, तो आज जो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए लाया हूं इस वीडियो को, वो हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर का है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जीओसी के लिए 2 लेक्चर दिया था, 2 वीडियो आप लोगों को दिया था। उसी तरीके का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है। आज देखिए, आज हम लोगों ने जो लेकर के आया है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहां पे आप बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी। कोई कायरल सेंटर है किसी हेलो एल्केन के पास, वहां पे आपको पूछा जा रहा है कौन सा यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट सो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। याद है ना, आप लोगों को बताया था SN2 के केस में होता है 100% इन्वर्जन अगर सबस्ट्रेट के पास कायरल सेंटर होता है तब, और जहां SN1 रिएक्शन होता है वहां पे रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है अगर वहां पे सबस्ट्रेट के पास कायरल सेंटर होता है तो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि यहां पे अगर कायरल सेंटर होता है सबस्ट्रेट में हेलो एल्केन में तो वहां पे होता है इन्वर्जन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए, सेकंड कह रहा है इनांसियोमर्स आर सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। क्या ये सही है? क्या लगता है सही है? गलत है, क्योंकि आपको यहां पे पता होनी चाहिए इनांसियोमर्स हम लोग कहते हैं नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज को। किसको कहते हैं बच्चों? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज को कहा जाता है इनांसियोमर्स। जबकि यहां पे कह रहा है सुपर इंपोजिबल, जो कि गलत स्टेटमेंट हो गया, तो हमको गलत मिल गया, इनकरेक्ट मिल गया। उसके बाद कह रहा है ए रेसमिक मिक्सचर सोच जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब वो लाइट को रोटेट नहीं करता है। जीरो ऑप्टिकल रोटेशन कहने का मतलब हो गया कि लाइट के रोटेशन को कैंसिल आउट करके लाइट सीधा पास करा जाता है। जानते हो कि हम लोग किसको कहते हैं? हम लोग रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनांसियोमर्स, यानी कि 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो, दोनों इक्वल अमाउंट में होगा। तो डेक्स्ट्रो और लीवो एक दूसरे के लाइट के रोटेशन को कैंसिल आउट कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। और एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन के कारण हम लोग कहते हैं कि रेसमिक मिक्सचर होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी कि जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होता है, लाइट के रोटेशन को कैंसिल आउट कर देता है, वहां पे रोटेट नहीं करता है। इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल। SN1 रिएक्शन इज 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनांसियोमर्स, यानी कि यहां पे बनता है रिटेंशन और इन्वर्जन। 1:1 कहने का मतलब हुआ 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन, जिसको कि हम लोग कहते हैं वहां पे 100% रेसमाइजेशन। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आइडियल SN1 रिएक्शन होता है तो आइडियल SN1 रिएक्शन में 100% रेसमाइजेशन होता है, यानी कि 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन। उसी को लिखा है यहां पे SN1 रिएक्शन इज 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनांसियोमर्स। बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे सिर्फ गलत आपको स्टेटमेंट जो दे रहा है वो बी है कि इनांसियोमर्स आर सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। गलत है, यहां पे होता है नॉन सुपर इंपोजिबल। याद रखिएगा, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर को हम लोग कहते हैं इनांसियोमर्स। बात है आपको समझ में आ गया क्वेश्चन का ना? बिल्कुल आ गया ना? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हम लोगों का क्वेश्चन है बच्चों, ये है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन का, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन विथ हेलोजन। कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन। अब 2-ब्रोमोपेंटेन हम लोग कहते किसको है? तो बच्चों, 2-ब्रोमोपेंटेन कहने का मतलब मेरा ये हुआ, यहां पे 2 पे ब्रोमीन है और इस तरीके से है, तो 1 2 3 4 5, इसी को कहते हैं 2-ब्रोमोपेंटेन। तो बना क्या रहा है? पेंट 2 इन। देखिए, आपको यहां पे करना क्या होता है कि जब आप इसको एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हो, तो एल्कोहलिक KOH के साथ अगर आप हीट करते हो बच्चों, तो पाथवे होता है यहां से E2। कौन सा होता है बच्चों? E2 पाथवे होता है। E2 पाथवे का मतलब हो गया जहां से हेलोजन निकलेगा, जहां से हेलोजन निकलेगा उसके बगल वाला कार्बन, एक ये है और एक ये है, वहीं से निकलेगा H+। जब भी आपको किसी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इन एल्कोहलिक मीडियम देगा, E2 पाथवे होगा। E2 का मतलब जहां से निकलेगा लिविंग ग्रुप हेलोजन, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से निकलेगा H+। 2 प्रकार का यहां पे बनेगा एल्कीन। एक जो एल्कीन यहां पे बनने वाला है वो हो जाएगा इसके केस में हम लोगों को 2 पेंटेन, और एक जो यहां से बनने वाला है ये CH3 एंड CH2 एंड CH के साथ यहां पे हो जाएगा CH2। ऐसा ही बनेगा ना? और
इसको जो यहां पे आप कह रहे हैं 1 2 3 4 5 बच्चों, इसको हम लोग कह रहे हैं 2 पेंटेन, बिल्कुल 2 पेंटेन। और ये जो यहां से बना है ये बनता है इसके केस में 1 पेंटेन। और आप देखिए इसमें पूछेगा मेजर कौन सा होता है, तो मेजर कहोगे कि फर्स्ट वाला होगा यानी कि 2 पेंटेन, और 1 पेंटेन हो जाएगा इसके केस में माइनर। और ये कौन सा रूल होता है, सेट-जेप्स रूल। यही आपको यहां पे ध्यान देना था। यहां पे सेट-जेप्स रूल के मुताबिक हम लोग कहते हैं कि 2 पेंटेन हो जाएगा मेजर। तो जब भी आपको किसी एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन आपको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ दे, इन एल्कोहलिक मीडियम E2 पाथवे होगा, जहां से आप लिविंग ग्रुप हेलोजन को निकालोगे, उसके बगल वाले कार्बन से H+ को निकाल करके बनाओगे एल्कीन। और आप जानते हो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल। यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन अटैच्ड है, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ मात्र 1 कार्बन अटैच्ड है। इसके अबाउट देखोगे तो अल्फा H का संख्या 3 + 2 5 है। इसके अबाउट देखोगे तो अल्फा H का संख्या मात्र 2 है। यही एल्कीन होगा मोर स्टेबल, यही बनेगा लार्ज अमाउंट में, उसी को कहते हैं मेजर। और ये होगा कम स्टेबल, कम बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं माइनर। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी। यहां पे आंसर जो हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन का जब करेंगे डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, पेंट-टूइन बनेगा। और ये जो बनता है अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल, बाद बाकी और जो रूल लिखा हुआ है वो दूसरे रिएक्शन के लिए वैलिड है। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये सब नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। कितना आसान है आप लोग देख सकते हो, हाल फिलहाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। चाहे तो इसको लिख सकता है बॉन्ड इंथैल्पी, चाहे पूछ सकता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, चाहे पूछ सकता है बॉन्ड एनर्जी। ये सब दे सकता है। क्या क्या दे सकते हैं बच्चों, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। आप सुनिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊं, अगर यहां से आपको कहता है बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी, या फिर यहां पे कहता है बॉन्ड इंथैल्पी, तो आप कहोगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहां पे होगा CH3F, उसके बाद होगा CH3Cl, उसके बाद होगा CH3Br, और यहां पे होगा CH3I सबसे वीकर होगा। क्यों? क्योंकि इसका कारण होता है बॉन्ड लेंथ। यहां पे फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, तो फ्लोरीन का साइज चूंकि सबसे छोटा है तो बॉन्ड होगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन क्लोजर है, पास है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, एक दूसरे का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, अट्रैक्शन कम होगा, तो बॉन्ड वीकर होगा। बच्चों, अगर यहां से आपको पूछा जाता है CX के बीच में बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ भी आप लोग कहोगे सबसे ज्यादा होता है यहां पे मिथाइल आयोडाइड का, आयोडीन का साइज बिगर होता है। उसके बाद होता है यहां पे मिथाइल ब्रोमाइड का, उसके बाद होता है यहां पे मिथाइल क्लोराइड का, और सबसे शॉर्टेस्ट हो जाता है मिथाइल फ्लोराइड का। और बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड इंथैल्पी। आप देख सकते हो इसका आंसर हो जाएगा CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका C। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है यही देखा जा रहा है, तो जो शॉर्टर बॉन्ड होगा उसी के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। इसी में बच्चों एक पूछा जाता है यहां पे डायपोल मोमेंट, ध्यान रखिएगा। अगर आपको डायपोल मोमेंट इसका पूछा तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसका जो होता है वो होता है मिथाइल क्लोराइड का, उसके बाद होता है यहां पे इसके केस में मिथाइल फ्लोराइड का, उसके बाद होता है यहां पे मिथाइल ब्रोमाइड का, और सबसे कम होता है यहां पे मिथाइल आयोडाइड का। ये थोड़ा सा अलग एक्सेप्शनल केस है, इसको आप अलग से ध्यान रखोगे। मिथाइल क्लोराइड होता है डायपोल मोमेंट, उसके बाद मिथाइल फ्लोराइड होता है, फिर मिथाइल ब्रोमाइड होता है, फिर मिथाइल आयोडाइड होता है। ये यहाँ पे 3 क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट डेटा लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखोगे तो बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड इंथैल्पी, या उसी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं या बॉन्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। बन गया? ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हम लोगों का पहले वाले रिएक्शन के जैसा ही मिलता जुलता है, बहुत आसान है। देखो फिर से वही आपको दिया हुआ है कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन टू फॉर्म पेंट-2-इन, यानी कि जो पीछे हम लोगों ने फर्स्ट नंबर रिएक्शन देखा था वो कुछ ऐसा देखा था। फिर से एक बार यहां पे लिख रहा हूं CH3 CH2 CH एंड Br। इसका अगर हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं बच्चों एल्कोहलिक KOH के साथ, और आपको मालूम होनी चाहिए एल्कोहलिक KOH के साथ पाथवे कौन सा होता है, E2 होता है। हीट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। जानते हो E2 जो होता है किसका एग्जाम्पल है, चाहे E1 हो चाहे E2 हो, ये सब होता है बीटा एलिमिनेशन। ओके, बीटा एलिमिनेशन का मतलब हुआ जहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा
उसके एडजेसेंट पोजीशन से निकलेगा H+। ओके, इसी को कहते हैं बीटा एलिमिनेशन, मतलब 1-2 एलिमिनेशन। जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसके बगल वाले कार्बन से H+ का निकलना, उसी को कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन या फिर कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो बच्चों ये एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां पे ब्रोमीन और H का लॉस होगा, लॉस ऑफ हेलोजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, उसी को कहा जाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले ये रिएक्शन जो होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और यहां पे जो बनेगा प्रोडक्ट, ये एक बनेगा इसके केस में 2 पेंटेन इसके केस में इस तरीके से हो जाएगा, और एक फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे 1 पेंटेन। और आपको अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल, याद है ना बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल 2 पेंटीन होगा इसके केस में मेजर और 1 पेंटीन हो जाएगा इसके केस में माइनर। 1 2 3 4 5 1 पेंटीन माइनर, 1 2 3 4 5 2 पेंटीन मेजर, यानी कि फॉलोज सेट-जेप्स रूल। बिल्कुल सही है, यहां पे सेट-जेप्स का स्पेलिंग ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सेट-जेप्स रूल बिल्कुल फॉलो हो रहा है। अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल पेंट 2 इन या 2 पेंटीन मेजर बन रहा है, और चूंकि जहां से निकल रहा है हेलोजन उसके बगल से निकल रहा है हाइड्रोजन, उसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। जब जिस कार्बन से हेलोजन निकलता है उसी कार्बन से H+ निकलता है, उसको कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन। और जब जहां से निकलता है हेलोजन उसके 3rd पोजीशन से अगर निकलता है हाइड्रोजन, उसको कहते हैं गामा एलिमिनेशन। तो यहां पे इसको हम लोग कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। सेट-जेप्स रूल बिल्कुल हो रहा है, और उसके बाद ये एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां पे लॉस ऑफ हेलोजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। लेकिन बच्चों डिहाइड्रेशन नहीं है, क्योंकि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, और वाटर का लॉस नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग कहेंगे ACD गलत है, BCD तो D तो गलत है, यहां भी D है, गलत हो गया। आंसर होगा ABC, सिर्फ यहाँ पे ABC यहाँ पे करेक्ट है, आप देख सकते हो बीटा एलिमिनेशन सेट-जेप्स रूल हो रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों, ये है ऊर्ज रिएक्शन का। देखिए इसमें से कहा क्या जा रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय ऊर्ज रिएक्शन। आपको अच्छे तरीके से सबसे पहले एक बात पता होना चाहिए कि ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा जो बनता है सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, या मतलब ऐसा एल्केन बनता है जिसमें कि इवन नंबर में कार्बन एटम होना चाहिए। अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्केन है, मतलब जिसमें ऑड नंबर में कार्बन है, वो वहां पे गुड यील्ड में नहीं बनता है। तो गुड यील्ड में वो एल्केन बनता है जहां पे इवन नंबर में कार्बन एटम होता है, यानी कि सिमेट्रिकल एल्केन होता है। आप अच्छे तरीके से जानते हो, जैसे कि आपको ये एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, उसका रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम मेटल के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों ऊर्ज रिएक्शन। और यहां पे क्या करते हैं 2NX बाहर कर देते हैं, और 2NX बाहर करने के बाद जो बचता है इसके केस में, इसको यहां पे कहा जाता है अब सिमेट्रिकल एल्केन। बिल्कुल इसको हम लोग यहां पे कहते हैं सिमेट्रिकल एल्केन, ये बनता है। तो बच्चों देखो यहां पे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन कहने का मतलब हुआ CH3 और CH3 और CH3। देखो कि ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, यानी कि इवन नंबर है ना। तो इवन नंबर में कार्बन होगा यानी कि वो सिमेट्रिकल होगा, तभी बनेगा एल्केन। तो बिल्कुल यहां पे गुड यील्ड में होगा, सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। उसके बाद देखिए नॉर्मल हेप्टेन, हेप्टेन में ऑड नंबर में कार्बन है, हेप्टेन का मतलब हो गया 7 कार्बन। तो 7 कार्बन जो हो गया वो वहां पे हम लोग कहेंगे ऑड नंबर में है, यानी कि यहां पे अनसिमेट्रिकल है। तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7, आप देखो तो यहां पे ऑड नंबर में कार्बन है। तो ऑड नंबर में जब कार्बन होता है, 7 कार्बन होता है या 5 कार्बन होता है, उसका बेटर यील्ड नहीं होता है, यहां पे कहेंगे बी वाला। यानी कि यहां पे जब ऑड नंबर में कार्बन होगा एल्केन में, उसका बेटर यील्ड ऊर्ज रिएक्शन में नहीं होता है। उसके बाद देखिए नॉर्मल ब्यूटेन में, तो नॉर्मल ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, तो 4 कार्बन यहां पे होता है नॉर्मल ब्यूटेन में, जो कि इवन नंबर है। तो इवन नंबर वाला कार्बन वाला एल्केन बनता है, लेकिन ऑड वाला नहीं बनता है। ऊर्ज रिएक्शन में ध्यान रखिएगा, यहां पे ऑड है, यहां पे नॉर्मल हेक्सेन में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन हो गया इसके केस में, इवन नंबर हो गया। तो CH3
CH2 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 एंड CH3। तो बच्चों याद रखना ये बनेगा इवन नंबर है, इसमें भी इवन नंबर है बनेगा, इसमें भी इवन नंबर है बनेगा, लेकिन जहां ऑड नंबर में होता है कार्बन एटम एल्केन में उसका एल्ड बेहतर नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हो ऑड नंबर वाले एल्केन को बनाने के लिए आपको दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। और जब दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो वहां पे प्योर आपको अनसिमेट्रिकल एल्केन यानी कि ऑड नंबर वाले एल्केन नहीं बनता है, वहां पे बन जाता है मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन। उसी को हम लोग कहते हैं अनयूजुअल प्रोडक्ट या फिर उसी को हम लोग कहते हैं अनवांटेड प्रोडक्ट, ऐसा बन जाता है हम लोगों का। इसलिए यहां पे हम लोगों को ध्यान रखेगा, जब भी आपको पूछेगा कि उर्ज रिएक्शन में बेटर एल्ड किसका नहीं होगा तो देख लेना पड़ेगा कौन सा ऐसा एल्केन है जहां की ऑड नंबर में कार्बन का संख्या है और जहां इवन नंबर में कार्बन का संख्या है उसका बेटर एल्ड होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है बच्चों, ये एक SN1 रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में आ चुका है पहले भी। आपको यहां पे ध्यान रखना है कि इन एन SN1 रिएक्शन और कायरल सेंटर देयर इज क्या होता है, अगर कहीं पे SN1 रिएक्शन हो रहा है क्या यहां पे 100% रेशमाइजेशन होता है? बच्चों सुनिए ध्यान से, या फिर कह रहा है कि इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेशमाइजेशन होता है, या फिर 100% रिटेंशन होता है, 100% इन्वर्जन होता है। पहली बात तो मैं आपको यहां पे कह देना चाहता हूं कि अगर कहीं पे SN1 रिएक्शन हो रहा है तो ना ही होता है 100% रिटेंशन, ना ही होता है 100% इन्वर्जन। इसको तो पहले ही भूल जाइए। अगर कहीं पे SN2 रिएक्शन है तो SN2 रिएक्शन में होता है 100% इन्वर्जन। अगर कहीं पे SNI है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तब होता है 100% रिटेंशन। लेकिन अगर कहीं पे हो रहा है SN1 रिएक्शन तो दो केस हो सकता है। SN1 केस में अगर आपको आइडियल SN1 रिएक्शन है, बच्चों क्या बोला मैंने, अगर यहां पे आइडियल SN1 रिएक्शन है, अगर इसमें मेंशन कर देता इन एन आइडियल SN1 रिएक्शन, आइडियल मेंशन यहां पे नहीं किया है, तो अगर यहां पे क्वेश्चन में आइडियल मेंशन करता तब हम लोग कहते हैं 100% रेशमाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, तो अगर आइडियल मेंशन किया हुआ रहता है तो कहते हैं कि इन एन आइडियल SN1 रिएक्शन 100% रेशमाइजेशन टेक्स प्लेस, बट प्रैक्टिकली इन मोस्ट ऑफ द SN1 रिएक्शन, मैक्सिमम SN1 रिएक्शन में यह देखा गया है प्रैक्टिकली कि मोस्ट ऑफ द SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन का परसेंटेज ज्यादा होता है कंपेयर टू रिटेंशन। उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल रेशमाइजेशन, यानी कि इसका आंसर होगा बच्चों बी। आपको पूरा रीजन वगैरह आप लोग पढ़े हैं क्लासरूम में, तो यहां पे उतना डिस्कस करने की बात नहीं है। मैकेनिज्म सिंपल याद रखोगे कि अगर यहां आइडियल SN1 लिखेगा आप कहोगे 100% रेशमाइजेशन, लेकिन आइडियल अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तब आप कहोगे कि इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेशमाइजेशन। यानी कि मान लो इन्वर्जन हो रहा है 70%, 30% हो रहा है रिटेंशन, यानी कि 30% रिटेंशन और 30% इन्वर्जन मिल करके मात्र 60% हो जाएगा रेशमाइजेशन। या फिर मान लीजिए 40% हो रहा है रिटेंशन, 60% हो रहा है इन्वर्जन, तो 40% रिटेंशन और 40% इन्वर्जन मिल करके 80% हो गया वहां पे रेशमाइजेशन। अगर 100% रेशमाइजेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब कहते हैं पार्शियल रेशमाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अगर आइडियल मेंशन करेगा आप कहोगे आंसर होगा ए, और अगर आइडियल यहां पे मेंशन नहीं है आप कहोगे कि इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेशमाइजेशन होता है प्रैक्टिकली इन मोस्ट ऑफ द SN1 रिएक्शन, इसलिए आंसर होगा इसका बी। अब आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। देखोगे बहुत आसान है कि 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ, ये आपको दिया हुआ है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। आप देख सकते हो इसमें कितने कार्बन सेंटर है 1, और आपको पता होना चाहिए अगर किसी कंपाउंड में 1 कार्बन सेंटर है तो वो कंपाउंड होगा ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। 1 कार्बन सेंटर वाला कंपाउंड जो होता है वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उससे जो भी बनता है स्टीरियो आइसोमर्स यानी कि जो भी बनता है ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होता है बच्चों, वो होता है इनांसियोमर्स, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो व्हिच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्स डायस्ट्रीमर्स, होगा नहीं। डायस्ट्रीमर्स हम लोग कहते हैं कि डायस्ट्रीमर्स तब होता है जब वहां पे हम लोग कहते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगा, यानी कि कम से कम 2 कार्बन सेंटर होना चाहिए, 1 कार्बन सेंटर में डायस्ट्रीमर्स नहीं बनेगा। एट्रोप आइसोमर्स होगा नहीं।
अब इसके केस में इनांसियोमर्स होगा क्योंकि वन कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसका जो मिरर इमेज बनेगा नॉन सुपर इंपोजिबल, एक डेक्स्ट्रो बना लेंगे, एक लिवो बना लेंगे। तो अगर किसी कंपाउंड के पास वन कायरल सेंटर दिया हुआ है बच्चों, ये ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसका जो हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर वो इनांसियोमर्स ही बनेगा वन कायरल सेंटर में। और वन कायरल सेंटर से कभी भी मेसोमर्स नहीं बन सकता है, वन कायरल सेंटर से कभी भी डायस्ट्रोमर्स नहीं बन सकता है। इसलिए यहां पे हम लोग कहेंगे इसका आंसर जो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ इनांसियोमर्स होने वाला है, अगर कंपाउंड के पास वन कायरल सेंटर है तो। उम्मीद करता हूं बातें आपको पकड़ में आ गई होगी। ये सब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग याद करते चलो, सारे क्वेश्चन को समझते चलो आंसर सहित। उसके बाद देखो, Which of the following acid does not exhibit optical isomerism is? कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा बच्चों? मैलाइक एसिड किसको कहते हैं? मैलाइक एसिड का मतलब होता है सिस 2 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ऐसा दिया हुआ है। इसी को यहां पे जो कहा जाता है इसको कहते हैं मैलाइक एसिड। क्या मैलाइक एसिड में कायरल सेंटर है? क्या मैलाइक एसिड में कायरल सेंटर है? कहोगे नहीं, यहां पे कायरल सेंटर है ही नहीं, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। उसके बाद देखो अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड कहने का मतलब हुआ जिस कार्बन पे NH2 है, जिस कार्बन पे NH2 है उसी कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है उसी कार्बन पे NH2, जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है उसी पे NH2, इसी को कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड। एक होता है इस पे H, एक होता है R। आप देखोगे कायरल सेंटर है तो अल्फा एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बच्चों हम लोग कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। अभी जो आप लोगों ने देखा था ये आपको 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, इसी को कहते हैं हम लोग लैक्टिक एसिड। बिल्कुल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बिल्कुल ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और नेक्स्ट यहां पे दिया हुआ है आपको टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड के केस में अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाए जिसमें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहां पे 2 सिमिलर कायरल सेंटर होता है, तो टार्ट्रिक एसिड में 2 सिमिलर कायरल सेंटर होता है। अगर दोनों OH को सेम साइड रख दीजिएगा, दोनों H को सेम साइड रख दीजिएगा, तब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, तब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन दोनों OH को अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों H को अपोजिट डायरेक्शन में रखते हो बच्चों, तब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ये होता है ऑप्टिकली एक्टिव। यानी कि टार्ट्रिक एसिड ओवरऑल कह सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अल्फा एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन मैलाइक एसिड में कायरल सेंटर नहीं होता है, जिसके कारण कि हम लोग कहते हैं मैलाइक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, कायरल सेंटर नहीं होता है मैलाइक एसिड में, आप देख सकते हो। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है इसमें कहा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसमाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइजेज। जब इसका हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस तो कौन इसमें से रेसमाइजेशन दे सकता है? इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को एक ही चीज देखना है कि कहां पे सबस्ट्रेट के पास कायरल सेंटर है। जहां पे सबस्ट्रेट के पास कायरल सेंटर है वहीं पे रेसमाइजेशन हो सकता है, वहीं पे इनांसियोमर्स पेयर बन सकता है, यानी कि डेक्स्ट्रो और लिवो बन सकता है। आप देखो किस सबस्ट्रेट में कायरल सेंटर है, कहां पे sp3 कार्बन से 4 डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच्ड है, सिर्फ इतना देखना है बच्चों। यहां पे देखोगे जहां क्लोरीन है वहां सिमिलर 2 H है, यहां कायरल सेंटर नहीं है। यहां भी जहां क्लोरीन है 2 सिमिलर H है, कायरल सेंटर नहीं है। यहां देखोगे जहां क्लोरीन है वहां 2 सिमिलर H है, कायरल सेंटर बिल्कुल नहीं है। यहां देखोगे जहां क्लोरीन है वहां एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक इथाइल भी है। आप कहोगे इसके केस में बिल्कुल कायरल सेंटर है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें जो रेसमाइजेशन होता है डी में, यानी कि 4 ओनली हो जाएगा यहां पे, और किसी में रेसमाइजेशन नहीं होगा। बच्चों रेसमाइजेशन तब होगा ना जब इनांसियोमर्स पेयर बनेगा, डेक्स्ट्रोलिवो बनेगा। और डेक्स्ट्रोलिवो कब बनेगा? जब वहां पे कायरल सेंटर होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके केस में कहेंगे कि आंसर होगा सिर्फ यहां पे 4 ओनली, क्योंकि 4 में ही मात्र कायरल सेंटर दिया हुआ है और किसी में नहीं दिया हुआ है। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी पूछे आपको यहां पे देखना होता है, यहां पे देखना होता है कायरल सेंटर। हां, अगर इसमें यह पूछा जाए किसमें रेसमाइजेशन ज्यादा होगा, तो अगर आपको पूछेगा कि किसमें रेसमाइजेशन ज्यादा होगा, तब देखा जाता है कि कायरल सेंटर होना चाहिए। अब कायरल सेंटर के साथ साथ किसका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है, जिसका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होता है उसी में रेसमाइजेशन का परसेंटेज ज्यादा होता है। वो आगे का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम लोग
नेक्स्ट बच्चों, ये जो क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखोगे ध्यान से, इसमें आपको कह रहा है कि कंसीडर द रिएक्शन। ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड का इथाइल अल्कोहल के साथ, बना दिया है प्रोडक्ट। यहां पे इसमें भी रिएक्शन करवा दिया है और बना दिया है प्रोडक्ट, Br- बाहर कर दिया है। पूछा ये जा रहा है द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड आर रिस्पेक्टिवली। सुनिए, आप लोग यही पढ़े हुए रहते हैं कि वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ होता है SN1 और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ होता है SN2। यहां पे तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, इसमें हम लोग कह देते हैं कि SN2 पाथवे हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कंफ्यूजन होता है यहां पे फर्स्ट वाले में, है यहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल, लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल होने के बावजूद भी यहां पे हम लोग कहने वाले हैं कि पाथवे यहां पे प्रेफर कर रहा है SN2। दोनों में यहां पे SN2 प्रेफर कर रहा है। जानते हो क्यों? अगर यहां पे SN1 पाथवे प्रेफर होता, तो अगर SN1 प्रेफर होता तो बगल में देख रहे हो टर्सरी कार्बन है। अगर यहां पे SN1 होता तो क्या होता? SN1 में बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। बच्चों, आप इसके केस में देख सकते हो, यहां पे जहां पे 2 मिथाइल है वहां एक H भी है। अगर इसके केस में SN1 रिएक्शन होता तो बनता पहले कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और कार्बोकैटायन जब बनता इंटरमीडिएट तो कुछ इस प्रकार से बनता प्राइमरी, और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन जो बना, अब इसके बगल में टर्सरी कार्बन है, हम लोग करा देते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद यहां पे जो बनता मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और अगर इस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर अटैक करते हैं हम न्यूक्लियोफाइल को, तब कहते हैं कि यहां पे कार्बोकैटायन बना है, रीअरेंजमेंट हुआ है, तब कहेंगे कि यहां पे हुआ है SN1 पाथवे। लेकिन इसमें क्या किया गया है, जहां से लिविंग ग्रुप को निकाला गया है, जहां से लिविंग ग्रुप को निकाला गया है वहीं पे डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दिया गया है। मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, फिर भी यहां पे विदाउट एनी रीअरेंजमेंट रिएक्शन को कराया गया है। इसका मतलब यहां कार्बोकैटायन नहीं बना है, रिएक्शन हुआ है ट्रांजिशन स्टेट से। नहीं तो अगर यहां पे बनता कार्बोकैटायन तो होता यहां पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 डिग्री बगल में 3 डिग्री कार्बन है, होता यहां पे टर्सरी का फॉर्मेशन, यहां अटैक करता इथाइल अल्कोहल। लेकिन जब रीअरेंजमेंट नहीं किया, जहां से लिविंग ग्रुप निकाला वहीं पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया, जबकि रीअरेंजमेंट बिल्कुल पॉसिबल था। इसका मतलब यहां पे कार्बोकैटायन नहीं बना है, रिएक्शन हुआ है ट्रांजिशन स्टेट से, इसलिए कहेंगे कि दोनों होगा यहां पे SN2 होगा, यहां भी SN2 यहां भी। बच्चों, अगर ये प्रोडक्ट नहीं देता, अगर ये प्रोडक्ट नहीं देता, मेरे को नहीं पता है कि प्रोडक्ट क्या है, अगर मुझको सिर्फ ये रिएक्शन देख करके इतना पूछता, इथाइल अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, पाथवे कौन सा होता, हम लोग कहते हैं SN1 बिल्कुल, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन हमको प्रोडक्ट बना दिया और जहां से लिविंग ग्रुप को निकाला वहीं पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया, इसका मतलब वहां पे हम लोग कहेंगे कि कार्बोकैटायन नहीं बना, इसलिए पाथवे होगा यहां पे SN2। बात यहां पे समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो अपना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको पूछा जा रहा है कि व्हिच वन इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप जानते हो ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है। स्वाभाविक सी बातें हैं, यानी 1 सिग्मा बॉन्ड टूट करके 1 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पे 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर के 1 नया सिग्मा बॉन्ड बनता है न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो देखो, सबसे पहला रिएक्शन एल्कीन का वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। यहां पे याद रखिएगा बच्चों, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, बिल्कुल। एल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रेनाड रिएजेंट के साथ आप लोग पढ़े होंगे, यहां पे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। एल्डिहाइड या कीटोन, किसी का भी, कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन का रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं ग्रेनाड रिएजेंट के साथ, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ बनता है प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड के साथ बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन के साथ बनता है टर्सरी अल्कोहल, और यहां होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जब देखिए यहां पे आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाए हैं अमोनिया के साथ, तो 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है कार्बन ब्रोमीन के बीच में, और 1 नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। यानी कि अगर आप यहां पे लिखना चाहते हो तो ऐसे दिखा सकते हो NH2, आप यहां से HBr बाहर कर दीजिए और लिख दीजिए। यहां पे आप कहोगे कि हो रहा है बच्चों
SN, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी को हम लोग SN भी लिख देते हैं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल हो रहा है इसके केस में। और यहां देखिए, जब आप एल्डिहाइड का रिएक्शन या कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, फिर से यहां पे होता है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन HCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और आप जानते हो कि बनता है कोरोस्पोंडिंग साइनोहाइड्रेन्स। और यहां पे एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन ग्रेनाड रीजन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर आप एल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक मीडियम, यहां होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लगता है मार्कोनी कॉप्स रूल। अब मार्कोनी कॉप्स रूल के मुताबिक वाटर का नेगेटिव पार्ट OH- वहां जाता है जहां H का संख्या कम है, और यही एल्कोहल जो यहां पे बनता है वो एल्कोहल बनता है इसके केस में मेजर। इस तरीके से यहां पे देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हुआ है सिर्फ और सिर्फ C नंबर में हुआ है। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, वो आपको दिया हुआ है SN2 रिएक्शन से, जो कि बहुत ही आसान है। SN2 रिएक्शन के बारे में आपको यहां पे कहा जा रहा है इन एन SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप RBr प्लस Cl-, और यहां पे सॉल्वेंट के रूप में दिया हुआ है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डाइमिथाइल फॉर्मामाइड बन गया RCl प्लस Br-। अब आपको पूछा जा रहा है बच्चों, which one of the following has the highest reactivity rate। आप लोग जानते हो ना अच्छे तरीके से, रेट ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग। तो यहां पे हम लोगों को छोटी सी बात एक हम लोगों को देखना होगा कि रेट ऑफ SN2 जो हो जाता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस, बिल्कुल स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक रिपल्सन, ये देखना पड़ता है। तो सबसे छोटा देखो कहां पर है, यहां पे 1 2 3 कार्बन का एल्काइल है, एल्काइल हैलाइड है। यहां पे 1 2 3 4 कार्बन का है, यहां भी 1 2 3 4 5 कार्बन का है, और यहां पे देखोगे तो मात्र 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड है। तो जो सबसे छोटा एल्काइल हैलाइड होगा, जहां पे सबसे लोएस्ट होगा रिपल्सन, वहीं पे होगा रेट ऑफ SN2 ज्यादा। तो रेट ऑफ SN2 यहां पे ज्यादा होगा डी में, क्योंकि वहां पे रिपल्सन सबसे कम है बच्चों, इसलिए आंसर होगा इसका डी। बाद बाकी आपको 13 नंबर में पूछा जा रहा है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अगर आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन पूछता है, मतलब लॉस ऑफ हेलोजन विथ हाइड्रोजन, आपको पता है वहां पे आपको वेरिएबल दिया हुआ है लिविंग ग्रुप। बेटर होगा लिविंग ग्रुप, फास्टर होगा रिएक्शन। जितना बेहतर होगा लिविंग ग्रुप, मतलब जितना बेटर तरीके से जल्दी टूट जाएगा बॉन्ड, उतना फास्ट होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। बच्चों आप जानते हो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, कहां गया, सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, फिर होता है क्लोरीन, उसके बाद सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होता है F-। आप कहोगे पुअर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप, याद है ना, पुअर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। तो F- का बेसिसिटी ज्यादा होता है Cl- से, फिर Br-, फिर I-। तो I- सबसे पुअर बेस होता है, जिसके कारण I- सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होता है, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F-। इसलिए यहां पे हम लोग कहेंगे कि रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का ऑर्डर होता है Ri, Rbr, RCl और Rf। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं बच्चों रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन लिविंग ग्रुप के आधार पे। रेट ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए जो सबसे छोटा एल्काइल हैलाइड होगा उसी का रेट ऑफ SN2 ज्यादा होगा, इसलिए आंसर होगा इसका डी। और इसमें देखना है लिविंग ग्रुप, आंसर होगा बी। इस तरीके से हम लोग यहां पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब यहां से हम लोग जो देखते हैं इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हम लोगों का दिया हुआ है इसके केस में, वो आपको कहा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिस्ट रिएक्टिव इन ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनमें से कौन सबसे लिस्ट रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। बच्चों आपको याद है मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि जहां कहीं भी अल्फा अनसैचुरेशन होता है, तो अल्फा अनसैचुरेशन जहां कहीं भी होता है, अगर कहीं पे हेलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है, वहां पे हमने आपको कहा था ना ही SN1 होता है ना ही SN2 होता है, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस होता है। जब यहां रेजोनेंस होता है तो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपको देख लेना है कि क्या कहीं पे हेलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ
डायरेक्टली अटैच्ड है क्या, या बायसाइक्लो के ब्रिज हेड पोजीशन पे, अगर बायसाइक्लो के ब्रिज हेड पोजीशन ये जो वाला आप लोगों को बताया था, इस अगर ब्रिज हेड पे अगर आप लोगों को दिया हुआ है, यहां पे भी ना SN1 होता है ना SN2 होता है, और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ हेलोजन अटैच्ड होता है, यहां पे भी ना ही SN1 होता है ना ही SN2 होता है, ठीक है। यहां पे भी हम लोग कहेंगे नो रिएक्शन। उसके बाद बाकी और सब जगह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। मेरे को ये नहीं पूछा है कि SN1 या SN2, कुछ नहीं, सिंपल पूछा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे लिस्ट रिएक्टिव होगा, तो जहां पे आप देखोगे अल्फा अनसैचुरेशन है, यानी जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, ये यहां पे सबसे कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि जैसे न्यूक्लियोफाइल यहां पे पहुंचने की कोशिश करेगा, इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा। और दूसरी बात यहां पे हम लोग कहेंगे रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, जो कि स्ट्रॉन्गर होता है बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहां पे पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। आप जानते हो अच्छे तरीके से कि रेट ऑफ SN1 जो होता है ना, वो रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ऐसा होता है इसके केस में। अब आपको देखना पड़ेगा यहां पे किसका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है बच्चों। अगर आप बातें करो इथाइल कार्बोकेटाइन की, तो इथाइल कार्बोकेटाइन से जो बनने वाला है कार्बोकेटाइन, यहां पे बनाओगे इथाइल कार्बोकेटाइन। उसके बाद देखो आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यहां पे इसको कहा जाता है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। अगर आप Cl- को हटाओगे तो यहां पे ऐसा बनेगा कार्बोकेटाइन। क्लोरोबेंजीन में तो होता नहीं है। आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन का मतलब हो गया रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड क्लोरीन। तो जब रिंग से यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है हेलोजन, तो ना ही वहां SN1 होता है ना ही SN2 होता है, यहां पे कहते हैं नो रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन में तो कहेंगे नो रिएक्शन। उसके बाद देखोगे बच्चों बेंजाइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड का मतलब हुआ ये रिंग है, और इसके केस में यहां पे दिया हुआ है CH2Cl। तो ये जब Cl- यहां से बाहर होगा, तो जो बनेगा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। जब ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है, मतलब यहां पे हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा D। सबसे ज्यादा यहां पे SN1 का जो रेट होने वाला है बच्चों वो D होगा, क्योंकि यहां पे इसी बेंजाइल क्लोराइड का जो कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट, ये मोर स्टेबल होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो जब भी आपको पूछेगा SN1 का रेट, तो जहां पे आपको SN1 का रेट पूछे जाएंगे, आप कहोगे रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। बात खत्म बच्चों। आज के लेक्चर में इतने तक रखता हूं। अब अगले क्लास में आप लोगों को इसका कुछ और एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप अच्छे तरीके से क्लास नोट्स से खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, और एनसीईआरटी का जितने भी आप लोगों को दिया हुआ है, खास करके इन टेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, उसको बना लीजिए। अगर आपने एक्सरसाइज को पहले से बनाया हुआ है उसको रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं बनाया है उतना अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्लास नोट्स को खूब पढ़िए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ओके, तो मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, जितना हो सके मन लगा करके खूब पढ़िए, और जितना हो सके उतने अपने लाइफ के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।